नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग ज्यामिति में इस वीडियो में बात करेंगे जो त्रिभुज का सर्वांग समता का टॉपिक होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें तो आज इस टॉपिक को पूरा लेंगे और पूरी त्रिभुज की सर्वांग समता को हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, त्रिभुज की सर्वांग समता को पढ़ने से पहले आपको ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वांग समता होती क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। दोस्तों, सर्वांग समता के बारे में मैं बात कर दूं तो इसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि दो ज्यामितीय आकृतियाँ आपस में सर्वांगसम कब होती हैं? जब उन दोनों ही आकृतियों का आकार और उनकी आकृति दोनों समान हो। यानी कि दो आकृतियां हैं, यानी कि एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, ये दोनों को ही हम आपस में सर्वांगसम कब बोलेंगे? जब इनका साइज और शेप दोनों ही समान हो, साइज और शेप। महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठती है कि क्या त्रिभुजों की सर्वांग समता ही होती है केवल? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, चाहे वो आपकी 2D में हो, 2 डायमेंशनल हो, जैसे कि आयत होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है, वृत्त होता है, या फिर वो आपकी 3D में हो, ठीक है, दोनों ही केस में 2D और 3D दोनों ही के केस में हम सर्वांग समता ज्ञात करते हैं, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों की कॉन्ग्रुएंसी ज्ञात करते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो उसी पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो इसको सबसे पहले समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली तो मैंने आपको एक बात बता दी कि साइज और शेप, यानी कि आकार और आकृति सेम होनी चाहिए। आकार और आकृति सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मतलब कि समान होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल त्रिभुजों में सर्वांग समता होती है, पहले हम लोग बात करते हैं रेखा में समावेश, रेखाखंडों में सर्वांग समता। तो देखिए, रेखाखंडों में सर्वांग समता की अगर बात करें तो मान लीजिए कि दो रेखाखंड है इस तरीके से, ठीक है। एक मैंने रेखाखंड मान लिया AB है और एक रेखाखंड मान लिया मैंने क्या है, CD, ठीक है। ये दो रेखाखंड है AB और CD। अगर इन दोनों ही रेखाखंड को एक दूसरे के सर्वांगसम होना है तो दोस्तों क्या होना चाहिए? इनकी लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये भी 5 की है मीटर की, तो ये भी भाई 5 मीटर की होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनके यानी कि A और B, ये जो शीर्ष बिंदु है, मान लीजिए एक तरीके से शीर्ष बिंदु है, ये दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। ये दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दो आकृतियों को सर्वांग समता की जांच अगर करनी है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है कि CD वाली लाइन को उठाकर AB के ऊपर रख देना है। और जैसे ही आप CD वाली लाइन को AB के ऊपर रखेंगे तो आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी डायमेंशन बराबर है, यानी कि ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, इसलिए क्या होगा कि ये लाइन इसको पूरा पूरा ढक लेगी, यानी कि ओवरलैप कर लेगी। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है कि दो आकृतियां, यानी कि उसमें से एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है, कवर कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ही आपस में कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो ये थी आपकी रेखाखंडों की सर्वांग समता। बात करते हैं अगर कोणों की सर्वांग समता। दोस्तों, बात करें अगर कोणों की सर्वांग समता, कोणों की सर्वांग समता की बात करें तो देखिए, कोणों की सर्वांग समता क्या होती है? कोणों की सर्वांग समता होती है कि दो कोण जो हों आपस में कैसे हों? बराबर हों। कह सकता हूं कि ABC है और DEF है, ठीक है। ABC है और DEF है। अगर इन दोनों कोणों को सर्वांगसम होना है तो बताइए क्या होना चाहिए? ये वाला कोण इसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियोस में, अगर आप आज नए जुड़े हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इससे पीछे मैंने कई 12 से 13 वीडियोस जो है इसी टॉपिक पर, ज्यामिति पर डाल दी हैं। आप उनको एक बार क्रम वाइज देखिए, जिनमें हमने बहुत बेसिक से पूरा कवर कराया हुआ है। वहाँ पर मैंने बात करी थी कि सर्वांग समता अगर आपको चेक करनी है कोणों में, तो आप शीर्षाभिमुख कोण देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो बनते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आमने सामने के। और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। और कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो बताइए, ये कोण यानी कि कोण मैं बात करूं ABC, एक दूसरे कोण DEF के सर्वांगसम कब होगा? सर्वांगसम कब होगा? तो आपको बता दूं, ये सर्वांगसम होगा जब ये वाले कोण को हम पूरा पूरा इसके ऊपर रखें तो ये क्या हो जाए? बराबर। यानी कि ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 70
डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोणों की सर्वांग क्षमता क्या होती है कि जब दोनों ही कोण जो हों कैसे हों, बराबर हों। रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, जब एक रेखा को दूसरी रेखा के ऊपर रखें और वो उसको पूरा पूरा ढक लें। चलिए देखते हैं। और अब जो हमें महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है वो पढ़नी है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। चलिए बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो देखिए, जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये रहा, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज दोस्तों ये है। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और सी, और इसको नाम दे दिया हमने डी, ई और एफ। अब हमें पता करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं या नहीं, ये बात हमें पता करनी है। पहले तो मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है एक दूसरे के, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ अगर सर्वांगसम हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या होती है, इसको बहुत गौर से समझना दोस्तों। बहुत ही बेसिक पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ कि हमेशा ए बी सी अगर इस क्रम में आप पढ़ रहे हो ए बी सी, तो इस त्रिभुज को भी आप इसी क्रम में पढ़ोगे, यानी कि डी ई एफ। ये नहीं कर सकते कि आप लिख दो कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी के। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका रीजन मैं बता दूं आपको। हालांकि ये त्रिभुज सेम ही है, लेकिन आपको क्यों नहीं करना होता, क्योंकि अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो क्या होना है, एक त्रिभुज को उठाकर रखेंगे किसके ऊपर, दूसरे त्रिभुज के ऊपर। इस त्रिभुज को उठा के किसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर उठा के रखेंगे, और ये त्रिभुज इसको पूरा पूरा ढक लेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं दोस्तों, सर्वांगसम है। तो बताइए, जब इनको आपस में एक दूसरे को ढकना है तो ए बी वाली जो लाइन है, ये ए बी वाली लाइन, इसको पूरा पूरा कौन ढकेगा भाई, डी ई वाली लाइन। यानी कि ये डी ई वाली लाइन जब इसके ऊपर पूरा पूरा इसको ढक लेगी, यानी ओवरलैप कर लेगी। इसी तरीके से बी सी वाली लाइन जो है वो किसको ढकेगी, ई एफ को, और इसी तरीके से ए सी वाली लाइन किसको ढकेगी, डी एफ को। साथ ही साथ ये वाला जो ए बिंदु होगा ये किसके ऊपर आएगा, डी बिंदु के। ये जो बी बिंदु होगा वो किसके ऊपर आएगा, ई बिंदु के, या कह सकते हो ई बिंदु बी के ऊपर आएगा। ये बिंदु जो एफ है वो किसके ऊपर आएगा, सी बिंदु के ऊपर आएगा। तो हम कहेंगे कि ए बी सी त्रिभुज जो होगा ये आपका सर्वांगसम होगा किसके, डी ई एफ के त्रिभुज के। क्यों, क्योंकि बताइए ए के ऊपर क्या आ जाएगा, डी, बी के ऊपर क्या आ जाएगा, ई, और सी के ऊपर क्या आ जाएगा, एफ। तो हम कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं, त्रिभुजों की सर्वांगसमता कहते हैं। अब बताइए, त्रिभुजों की अगर सर्वांगसमता है, ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम हो गए तो कुछ संबंध आपस में होते हैं। वो संबंध क्या होते हैं उनको देखिए। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो उसके बाद क्या क्या संबंध बनते हैं, बताइए क्या क्या बनेगा। ए बी बराबर, बताइए ए बी बराबर क्या होगा, डी ई होगा। यानी कि क्या होती हैं, तीनों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी बराबर डी ई हो गया, कॉमा बी सी बराबर आपका ई एफ हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ए सी बराबर आपका हो गया, ए सी बराबर आपका हो गया डी एफ। यानी कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं तो फिर उन त्रिभुजों की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि ए बी के संगत कौन सी है, डी ई, बी सी के संगत कौन सी है, ई एफ, और ए सी के संगत कौन सी है, आपकी डी एफ। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि ए बी के संगत आप लिख दो ई एफ, ऐसा बिल्कुल मत लिख देना। ये मत लिख देना कि भाई तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो कोई भी भुजा ले लो, ए बी बराबर, ऐसे मत करना, ए बी बराबर आप ई एफ लिख दो, ये सब गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है कि जो भुजा है उसके संगत भुजा ही लेनी है। तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। साथ ही साथ तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ बताइए तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ई, कॉमा कोण ए बराबर कोण डी, और कॉमा कोण सी बराबर कोण एफ। ये आपके संबंध आपस में बनते हैं यदि ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसमता का ये क्या होता है, साइन होता है, यानी कि सिंबल होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आप इसको नोट्स बनाते हैं वहाँ पर नोट कर लीजिए कि त्रिभुजों की सर्वांगसमता, यानी कि दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके बीच में ये संबंध स्थापित होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुजों में अगर हम लोग बात करें,
यहीं पर अब इसको आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सर्वांग समता की, यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं कि यदि एक त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, यदि पहला पॉइंट है ये, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो आपका त्रिभुज डी ई एफ भी सर्वांगसम होगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। कहने का तात्पर्य वही है, उसको उल्टे क्रम में लिख दिया है, ठीक है। ए बी सी यानी कि ये त्रिभुज अगर इसके सर्वांगसम है तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज, दूसरा वाला त्रिभुज भी पहले वाले त्रिभुज के कैसा होगा दोस्तों? सर्वांगसम होगा। क्या यहां तक क्लियर है आपको? दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों होती है कि यदि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है कोई त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, और ये जो त्रिभुज तथा बात करूं अगर त्रिभुज पी क्यू आर जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो क्या निकलेगा यहां से? संबंध क्या निकलेगा बताइए? मैं कह सकता हूं कि बताइए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, घोड़ा बराबर है गधा के, ठीक है, और मैं कहूं गधा बराबर है आपका, कुछ भी लिख सकता हूं, भैंस के, चलिए मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया, घोड़ा बराबर है गधा के, गधा बराबर है भैंस के, तो बताइए घोड़ा बराबर हो गया किसके? भैंस के बराबर हो गया। तो यही इसमें हम कर रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी बराबर हो गया, यानी कि बराबर नहीं सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज पीक्यूआर के, और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीईएफ के, तो आपका त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीईएफ के। क्लियर है? ये इसकी दूसरी विशेषता यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी है। दोस्तों इनको समझ के चलिए बारीकी से। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज करें, उसको रिवाइंड करें, पीछे जाएं, उसके बाद दोबारा से देखें, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। एक और प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी, वो भी जान लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा अपने आप से भी त्रिभुज ए बी सी से भी, यानी कि कोई त्रिभुज है वो खुद के लिए भी सर्वांगसम कहा ही जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर एक त्रिभुज एबीसी है और सेम त्रिभुज एबीसी और ले लिया, उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा, तो बताइए वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे, यानी कि ढक लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज स्वयं का भी सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। यहाँ तक आपने बात कर ली। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आगे इस चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि है सर्वांगसमता के प्रतिबंध क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रतिबंध होंगे तब जो दो त्रिभुज होंगे वो आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। चलिए देखते हैं उसको। देखिए अगर हम लोग बात करें कि दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए, पहले मैं एक आपको संबंध बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका एक ये कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है, ठीक है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लीजिए मैं आपसे ये बात करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मैं इसमें एक भुजा ए बी और एक भुजा बी सी को फिक्स कर दूं। क्या कर दूं? को फिक्स कर दूं। दोस्तों अभी मैं इसके बारे में भूल गया, ठीक है, इस भुजा को मैंने मिटा दिया। मान लीजिए दोस्तों मैंने इस भुजा को मिटा दिया, मैंने कहा कि मैंने एक भुजा ए बी और एक भुजा बी सी को फिक्स कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने इस कोण को भी फिक्स कर दिया है, यानी कि एंगल बी, इसको भी मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यानी कि अगर मान लीजिए ये 5 मीटर है, ठीक है, ये 6 मीटर है, और इस एंगल को मैंने दे दिया, ये कितना है? 30 डिग्री। कितना दे दिया दोस्तों? 30 डिग्री मैंने ये एंगल दे दिया। ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये AC जो भुजा होगी क्या ये फिक्स हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। आपका जवाब होगा कि ये बिल्कुल भुजा फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये 6 मीटर है, 6 मीटर यहीं तक तो हुआ, इसके आगे तो जाएगा नहीं 6 मीटर, सीधी बात है। और दूसरी चीज क्या है बताइए? अब A तक तो ये 5 मीटर है और 30 डिग्री पर बना है, तो बताइए 30 डिग्री पर 5 मीटर यहीं तक तो जाएगा। क्या इसके आगे बढ़ सकता है? क्या बिल्कुल नहीं। क्या इसके आगे बढ़ सकता है? C पॉइंट बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। तो आप कहेंगे कि ये AC लाइन भी क्या हो गई? फिक्स। तो हम कह सकते हैं हैंस AC लाइन भी क्या हो गई?
दोस्तों फिक्स हो गई। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? AC लाइन अगर फिक्स हो गई तो बताइए दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो फिक्स हो जाएगा, यानी कि अब कोण A और कोण C भी फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो यहां से आप समझ रहे हो कि त्रिभुज में यदि दो भुजाएं और उनके बीच का अगर हम कहें कि कोई एक कोण जो है उसको अगर हम लोग फिक्स कर देते हैं तो अन्य भुजा और अन्य कोण भी आपस में कैसे हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं, यानी कि फिर वो बदल नहीं सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये एक अलग ही संबंध प्रदर्शित करता है, ये एक अलग संबंध ही देता है, और इसी के आधार पर हम लोग अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगले प्रतिबंधों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज में 3 तरीके से सर्वांग समता होती है। त्रिभुज में सर्वांग समता की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों त्रिभुज में सर्वांग समता 3 तरीके से होती है। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं, एक बार देख लेते हैं। वो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। दूसरा जो आपका संबंध होता है, यानी कि दूसरा जो होता है वो आपका होता है कोण भुजा कोण सर्वांग समता। दोस्तों दूसरा होता है कोण भुजा कोण सर्वांग समता। और अगर तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा होता है आपका भुजा और भुजा सर्वांग समता। दोस्तों ये 3 तरीके से आपकी सर्वांग समता त्रिभुजों में होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, दूसरी होती है कोण भुजा कोण सर्वांग समता, और दोस्तों तीसरी होती है भुजा 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 सर्वांग समता। अब इनकी कुछ उप प्रमेय भी होती हैं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। इसी क्रम में अगर हम लोग और आगे कैरी करें तो एक, ये तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ये तो मेन है ही, लेकिन इन्हीं से प्रतिपादित होके एक और बन जाती है, वो हो जाती है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुजों में कर्ण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, तो ये आप इसको चौथा मान सकते हो, लेकिन मेन तो ये 3 ही होती हैं, मेन तो ये 3 ही होती हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो अब एक एक करके, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब एक एक करके दोस्तों हम लोग प्रत्येक जो इसका पार्ट है उसको लेते हुए सर्वांग समता को समझेंगे।